Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. We are study SST, myself Gaurav Kumar Sharma. Dear students, हमने लास्ट 3 क्लासेस के अंदर चैप्टर 1 पालमपुर की स्टोरी जो है वो हमने क्लियर कर लिया विद द क्वेश्चन आंसर. अब हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. इससे अगला चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स. देखिए इसको हम समझते हैं कि करके सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसके टॉपिक्स को एक एक करके हम समझेंगे. देखिए टाइटल को अपन इधर लेते हैं, पीपल एज रिसोर्स. यानी कि पीपल, लोग जब रिसोर्स की तरह यूज आने लग जाए. रिसोर्स का मतलब आपको पता है, मैं आपको पहले बता के आया हूं. रिसोर्स, री प्लस सोर्स. एक ही चीज जब बार बार आपके काम आने लग जाए तो उसको बोला जाता है रिसोर्स. जो यूजफुल हो, बार बार यूज आए, दैट इज रिसोर्स. एंड पीपल एज रिसोर्स यानी कि हम लोग, हम ह्यूमन जब रिसोर्स की तरह यूज आए. जैसे कि आप देखते हैं एयर, वाटर, मशीन्स, टूल्स, सारी की सारी जो चीजें वो रिसोर्स है. कोल, पेट्रोल, ये सब. ऐसे ही इंसान भी जब रिसोर्स की तरह काम आ जाए तो उसका मतलब क्या है, पीपल एज रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे काम आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, पहले सबसे छोटा है. अब उस वक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन माँ बाप ने उसको स्कूल भेजा, उसको पढ़ाया, उसकी हेल्थ पे ध्यान रखा, मतलब उस पर पैसा इन्वेस्ट किया. तो फिर वो आगे चल के एक रिसोर्स बनेगा, इनकम करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी वो बनेगा, उससे उसको पैसा मिलेगा और उस पैसे से जिन लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था उन लोगों का बेनिफिट होगा. यानी कि एक तरीके से बार बार काम आ रहा है, बेनिफिशियल है. तो पीपल एज रिसोर्स. एक फार्मर है, फार्मर ने खेत में काम किया, वो रिसोर्स की तरह काम कर रहा है. तो वो खुद के लिए तो इनकम जनरेट करेगा ही, बल्कि कंट्री के लिए भी यूजफुल है. वो रिसोर्स का काम कर रहा है, सभी लोगों को वो खाने की चीजें पैदा करके दे रहा है एक तरीके से. तो रिसोर्स है ये. इस तरीके से पीपल क्या बनता है, रिसोर्स. हर कोई रिसोर्स है, आप भी रिसोर्स है, हम भी रिसोर्स है. ह्यूमन पीपल एज लाइक रिसोर्स होता है. ये आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर हो गया. और यही चीजें एनसीईआरटी में विद द एग्जांपल भी उसने बच्चों का एग्जांपल देके इधर आपको बता रखी है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, एक एक लाइन डिस्कस करते हैं अपने इसका. क्या कह रहा है बॉक्स के अंदर. बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जांपल of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies. अब बच्चों इधर मैं आपको ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में क्लियर करूं और ये क्या कहना चाह रहा है ये वाली बात भी क्लियर कर देता हूं. देखिए अब ये पीपल एज रिसोर्स का एक एग्जांपल और हम आपको इधर देते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि उसने बॉक्स में बता रखा है. ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ह्यूमन की नॉलेज का बहुत यूज हुआ. कैसे यूज हुआ, अब आपको ये पता जब चलेगा, जब आपको ये मालूम होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है. तो बच्चों इसके पीछे की सबसे पहले आप स्टोरी सुन लीजिए. देखिए 1947 में हमारा देश आजाद होता है. अंग्रेज हमारे देश को बहुत लूट के गए. उससे पहले और भी जो कई भारी इन्वेडर्स आए, आउटर इन्वेडर्स आए, उन्होंने देश को खूब लूटा, अंग्रेजों ने लूटा. तो देश में गरीबी, पॉवर्टी, ये सब बहुत बढ़ गई. 1947 के बाद में कंडीशन को फिर से बेटर करने की कोशिश हुई. और लेकिन पॉवर्टी इतनी है कि हम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं थे. जैसे मान लो डिपेंडेंसी इन द केस ऑफ, आप मान लो कि अपन को खाने के ऊपर भी डिपेंड नहीं था देश. जैसे जो फूड ग्रेन होता है, अनाज, वो भी हमको अमेरिका से खरीदना पड़ता था. हुआ क्या कि 1960, आप अपने पाकिस्तान पड़ोसी देश को तो जानते हो कि वो बार बार किस तरीके की हरकतें करता है. तो 1965 के अंदर
एक तरफ तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर ड्रॉट वाली कंडीशन हो गई, चारों तरफ सूखा, यानी पानी की कमी, बरसात हुई नहीं तो खेतीबाड़ी हुई नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से युद्ध, जैसे अभी चाइना से युद्ध होने के हालात बन रहे हैं ना, और देश कोरोना से अभी परेशान है। ऐसे ही उस टाइम पे देश सूखा से और पानी की कमी से तो परेशान था ही, फूड ग्रेन पैदा नहीं हो रहा खेतों में, लोग भूख से मर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड साइड पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उस कंडीशन में देश को कैसे संभाला जाए? तो बच्चों, उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। छोटे से उनकी हाइट थी, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जो आइडिया दिया देश को, क्या थीम दिया उन्होंने? उनकी थीम यहां पर मैं आपको बताता हूं। उन्होंने थीम दी जय जवान जय किसान। देखिए, ये बहुत ही उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट इधर स्लोगन दिया है, और ये उस वक्त बहुत ही इंपैक्टफुल प्रूव हुआ, बहुत ही असरकार सिद्ध हुआ। ये जय जवान, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर चल रहा है, तो जवानों को कहा कि तुम ब्रेवरी से, वीरता से उनका सामना करो, और किसानों से कहा कि तुम अपने खेतों में पैदावार करो, चाहे कम ही करो लेकिन करो। ऐसा उन्हें क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अमेरिका वैसे बहुत दोस्त बनता है भारत का, लेकिन अमेरिका से हम गेहूं खरीदते थे, और मुसीबत में कई लोग फायदा उठाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब युद्ध के हालात चल रहे हैं, सूखा के हालात चल रहे हैं, देश बहुत गरीब है, उस टाइम अमेरिका से जो हम अनाज खरीदते, फूड ग्रेन खरीदते, अमेरिका ने एकदम उनके प्राइस बढ़ा दिए और भारत को लूटने की कोशिश की। तो भारत मुश्किल हालत में फंसा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हमारा फूड ग्रेन भी खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, और हम जवानों से कहा कि हम बॉर्डर पे पाकिस्तान का सामना भी करेंगे। अब साहब, फूड ग्रेन कैसे प्रोड्यूस करें जब इतना सूखा पड़ रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है? तो उस वक्त बच्चों ये टेक्नोलॉजी आई, ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये हमारे ही लोगों के दिमाग का आइडिया था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो आइडिया किसी ने सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर फाइनली हम इस लायक हुए कि हमने खुद ही सारा प्रोडक्शन कर दिया, और हमको किसी अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ देखिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर या जितने भी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मशीन, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें कब इजाद हुई है, कब बनी है? ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो ये आइडिया सोचे गए, ये सोचा गया कि पानी को कैसे बढ़ाया जाए, बोरिंग सिस्टम, मोटर वाला सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, ये सारी चीजें एक साथ एक फोरम पे लाई गई। खेती एकदम से बढ़ी इन सब चीजों से, और प्रोडक्शन में हम डिपेंडेंट हो गए, ऑन डिपेंडेंट हो गए, किसी के ऊपर हमको डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आइडिया एक ह्यूमन का था। इस आइडिया से कंट्री को फायदा हुआ, और कंट्री खुद ऑन डिपेंड हो गई, ये फायदा हुआ। तो ये पीपल एज रिसोर्स का एग्जाम्पल है। पीपल ने सोचा, और इस आइडिया के दम पे हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सक्सेसफुल रही। तो वही चीज उसने बॉक्स में बता रखी है आपको। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ सकल। सकल की स्टोरी देखते हैं बच्चों। सकल की स्टोरी में भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। सकल की स्टोरी आपसे क्या कहती है, देखिए। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ये। देखिए बच्चों, स्टोरी ऑफ सकल की बात करें तो देयर वाज टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल। विलास और सकल नाम के दो दोस्त हैं। सेम विलेज सीमपुर, सीमपुर नाम के गांव में रहते हैं। सकल वाज ए 12 ईयर ओल्ड बॉय। सकल की उम्र 12 साल है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, और उसकी माँ घर के जो दैनिक काम होते हैं आपके, उसकी देखभाल करती है, डोमेस्टिक काम। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड। उसके पिताजी बूटा चौधरी जो हैं वो खेत में काम करते हैं। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। सकल अपने माताजी को घर के काम में क्या करता है, हेल्प करता है। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू
इसके अलावा वो अपने छोटे भाई जीतू का भी ध्यान रखता है, एंड सिस्टर सीटू, और छोटी बहन सीतू का भी ध्यान रखता है. हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. उसके चाचा श्याम ने सिर्फ मैट्रिक की एग्जाम पास की है, बट वाज सिटिंग आइडियल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब. और वो अब घर पे इस तरीके से बैठे हैं कि कोई भी जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है उसके पास. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. और एक तरीके से आपको यहां तक स्टोरी समझ के बच्चों ये समझ में आ रहा होगा कि सकल के घर की हालत सही नहीं है इकोनॉमिकली, और इसीलिए बूटा और उसकी वाइफ शीला सकल को पढ़ाना चाहते हैं. दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल. इसीलिए वो कहते हैं कि बच्चे तुम स्कूल जाओ पढ़ने, उसको स्कूल भेजते हैं. ही स्टार्टेड स्टडिंग. सकल पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, हायर सेकेंडरी तक वो पढ़ाई स्टार्ट कर लेता है. हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. हायर सेकेंडरी के बाद उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, आगे पढ़ाई को इसको बढ़ाओ आप. ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल. फिर वो सकल की पढ़ाई के लिए अपर जो आपकी स्टडीज है उसके लिए लोन उधार लेते हैं. देखिए बेटा इस पूरे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया. सकल जिसकी फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, चाचा मैट्रिक तक ही पास हुए हैं, पापा सिर्फ खेत में काम करते हैं, मम्मी घर का काम करती है, तो इकोनॉमिकल हालत ठीक ना होने की वजह से सकल के माता पिता दोनों चाहते हैं कि ये एक अच्छे स्कूल में पढ़े. अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद हायर सेकेंडरी तक एजुकेशन पूरी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि तू तेरी पढ़ाई जारी रख, और हायर स्टडीज के लिए वो बैंक से लोन भी उठाते हैं. अब बेटा ये एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखिएगा वही सकल आगे जाके किसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम करेगा, इनकम जनरेट करेगा, और अपनी फैमिली की कंडीशन को क्या कर देगा, सॉलिड. और ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक पीपल एक रिसोर्स बनता है, एक इनकम का जरिया बनता है. अगर सोचिए उसके माँ बाप ने ट्रेडिशनल तरीके से सोच के अपने बच्चे को ना पढ़ाया होता, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद में उसको पढ़ाने की हिम्मत ना दिखाई होती, लोन ना उठाया होता, तो क्या सकल सक्सेसफुल हो पाता, क्या सकल एक रिसोर्स बन पाता? यानी हम कई बार पॉपुलेशन को बुरा बताते हैं, लेकिन पॉपुलेशन आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉपुलेशन आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हम जापान की बात करें, जापान इस बात से दुखी है कि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, और हिंदुस्तान इस बात से दुखी है कि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है. लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, आप कई बार अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुने तो वो कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ भारत में 60% से ज्यादा यूथ है, और अगर इस यूथ को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, इसको एक अच्छा रिसोर्स बनाया जाए, तो यही पॉपुलेशन इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है. यानी कि पॉपुलेशन बुरी नहीं है, वो एक रिसोर्स है, अगर उसको ढंग से नर्चर किया जाए, उसको ढंग से आगे बढ़ाया जाए. अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर वो बोझ बन के सामने आएगी. तो एक एग्जाम्पल हमने सकल का देखा जो कि एक अच्छा रिसोर्स बन के दिखाता है. अगले एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चलते हैं. अब ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है जिसमें हम आपको वेरियस एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं कि किस तरीके से पीपल रिसोर्स बनते हैं. मैं लगभग 4 एग्जाम्पल आपको अब तक ऐसे दे चुका हूं. देखिएगा, विलास की स्टोरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक एग्जाम्पल आ रहा है, मैं आपको वो बता दूं. जैसे मान लो पहले एक व्यक्ति, एक पर्सन बेकार था, बिल्कुल घर पे बैठा रहता सारे दिन, लेकिन उसने कहीं से काम सीख लिया, सिलाई करना सीख लिया, या फिर कोई कुकिंग वगैरह सीख ली, कोई मशीन को सुधारना सीख लिया, और उसके बाद में उस स्किल को सीखते ही वो क्या बन गया, रिसोर्स, क्योंकि वो इनकम करेगा, इनकम का उसके पास जरिया है. सेम अब विशाल की स्टोरी देखते हैं. सॉरी विशाल नहीं, विलास की स्टोरी देखते हैं. दोनों ब्रदर थे ना ये. उधर सकल के लिए क्या हुआ वो आपने देख लिया, विलास के लिए क्या हुआ वो देखिए. विलास एक 11 साल का बच्चा है, सकल के ही गांव में रहता है. विलास फादर महेश वाज फिशरमैन, उसके पिताजी मछुआरे हैं.
His father passed away when he was only 2 years old. जब विलास मात्र 2 साल का था तब उसके पिताजी गुजर गए। अब देखिए ये एग्जाम्पल हमको समझ में आता है। ये दो साइड बता रहा है आपको, एक तो पॉजिटिव साइड जो कि आपने शकल की देखी, एक नेगेटिव साइड जो कि आप विलास की देखी। शकल की पॉजिटिव साइड में चीजें पॉजिटिव चल रही है, माँ बाप भी हैं, बेसिक लेवल पे कमा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, बच्चे को पढ़ाने के लिए अवेयर भी हैं, तो वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन के सामने आया। जबकि विलास की स्टोरी में क्या होगा, शुरू की 2-3 लाइन पढ़ते ही उधर क्लियर हो गया। पिताजी मछुआरे थे लेकिन जल्दी उम्र में अगर खत्म हो गए तो पूरा बोझ अब विलास के कंधों पर। विलास क्या करेगा, जल्दी उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम धंधा शुरू कर देगा। अब आप सोचेंगे कि सर काम धंधा शुरू करेगा तो इनकम होगी, रिसोर्स बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर कोई जल्दी उम्र में काम शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसका शरीर डेमोस्ट्रेट होने लगेगा, मतलब खत्म होने लगेगा एक तरीके से। और फिर अगर वो बीमार पड़ेगा, उसको कोई डिजीज होगी, तो फिर उसके पास जेब में पैसे भी नहीं है इलाज कराने के लिए। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं बनता। जो एक ह्यूमन होता है वो टाइम टू टाइम बीमार भी पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन भी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन की चीजें भी चाहिए, और अगर ये सारी चीजें उसको अवेलेबल होगी तो इन सब चीजों को मिला के वो एक अच्छा रिसोर्स बनेगा। विलास के पास ये सब कुछ नहीं है। फाइनली वो काम करते करते कभी परेशान भी होगा, परेशान होगा, इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो और खराब होगा, और एक तरीके से एक रिसोर्स बनने की जगह एक रिसोर्स खत्म हो जाएगा। ये विलास की स्टोरी हमको बताती है। तो इस पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में कई एग्जाम्पल्स के थ्रू, शकल के एग्जाम्पल, विलास के एग्जाम्पल, इन सब के थ्रू हमने ये देखा कि एक पीपल, एक रिसोर्स, अच्छा रिसोर्स कैसे बनता है, एक पीपल रिसोर्स से अनयूजफुल चीज कैसे बन जाता है। ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर अच्छे से देखी। आगे हम बढ़ते हैं और आपको फिगर्स के थ्रू भी बता रखा है। देखिए, एक तो कोट पैंट पहन के बहुत ही वीआईपी बन गया पढ़ लिख के, और एक अभी तक बेचारा गांव में ही काम कर रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स को शो करता है। आगे बेटा अगली चीजों पे आते हैं। इसमें पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है। वो पैराग्राफ में यही बता रखा है कि एक अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए आपको बच्चे के ऊपर या एक ह्यूमन के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे तो फिर वो आपको कमा के देगा। जैसे आप पौधा नहीं लगाते हैं, पौधा लगाते हैं तभी तो फल देता है। सेम टू सेम एक ह्यूमन को अगर स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, तब जाके वो एक अच्छा रिसोर्स बन के सामने आएगा। तो पूरे पैराग्राफ के अंदर कहानियों में यही मेन बात निकल के आई है। आगे अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन था। अब इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको इधर दे देता हूं और वो आप अपनी क्लास कॉपी के अंदर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, और उन 2 से 3 क्वेश्चंस को मैं एक ही क्वेश्चन में मर्ज करके आपको दे रहा हूं। देखिए, हाउ कैन पीपल मेक अ रिसोर्स, ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद 4 एग्जाम्पल्स। अच्छा खासा क्वेश्चन है, कम से कम एक पेज में जाएगा ये, और इसके अंदर आपको बताना है कि पीपल एक अच्छा रिसोर्स कैसे बन सकता है। कम से कम 4 एग्जाम्पल देने हैं, और उन 4 में 2 एग्जाम्पल तो शकल और विलास के हैं, और 2 जो मैंने एक्स्ट्रा बताए वो लिखना। और इस क्वेश्चन को आप क्लास कॉपी में करिएगा, मेन कॉपी में नहीं करना, लेकिन ये हम देखेंगे आपका ये क्वेश्चन। तो ये पहला टॉपिक इसका कंप्लीट होता है। अब इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। तो जो कल जब मैं आपको खेती पढ़ा रहा था पालमपुर की, तो मैंने आपको उधर 2 बताई थी एक्टिविटीज, उसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया था। एक तो मैंने बोला था फार्मिंग एक्टिविटीज,
एक बोला था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, उसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया था डिफरेंशिएट करने का, पहले दोनों की डेफिनेशन फिर दोनों का एग्जाम्पल। ऐसे ही इस हेडिंग से निकल के सेम टू सेम एक और क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, ऐसी एक्टिविटीज जिससे इनकम जनरेट हो, पैसा मिले, इकोनॉमिक सिस्टम रन हो, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। और ऑन द अदर हैंड साइड जिसमें ये सारी चीजें ना हो, जिसमें कोई इनकम ना हो, सिर्फ फ्री एक तरीके से उसमें वर्क हो, लेबरिंग हो, वो होता है नॉन इकोनॉमिकल। मैं दोनों का आपको ओरल एग्जांपल देता हूं, फिर इनको बकायदा बोर्ड पे लिख के बताऊंगा और आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा। देखिए, एज ए टीचर अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बेटा ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। एक ऑटो वाला अगर ऑटो चला रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। शॉपकीपर अगर दुकान पे बैठ के दुकान चला रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। यानी जिसके अंदर पैसा जनरेट हो, जिसके अंदर इनकम हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपका भाई आपको घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहा है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, क्योंकि उससे उसको इनकम तो होगी नहीं। अगर आप किसी अपने रिलेटिव की बस में बैठ के जा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। अगर आप घर पे कोई घर का काम कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो ये सारी चीजें हमने आपको विद द एग्जांपल क्लियर करवाई। क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बनता है जो कि आपको एक्स्ट्रा करना है, देखिए क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन है आपका, आंसर कैसे देंगे? देखो, जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन आ जाएं, आप उसका आंसर टेबल बना के भी दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, पर मेरा मानना है अगर आप टेबल बना के देंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। एक तरफ आप लिखिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, और दूसरी तरफ आपको लिखना है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। एक्चुअली मैं ये नोट्स ही तैयार करवा रहा हूं, लेकिन नोट्स आपको क्वेश्चन फॉर्म में तैयार करना है। मैं हमेशा बच्चे को बोलूंगा कि आप एक एक लाइन जो पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपके पास में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि बुक के पीछे क्वेश्चन आपको फिर आसान लगेगा एकदम। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लिखनी है डेफिनेशन, जो अभी मैंने आपको बताई, पहले इकोनॉमिकल की, फिर नॉन इकोनॉमिकल की, फिर दोनों के एग्जाम्पल। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? द एक्टिविटीज इन विच अ इनकम इज क्रिएटेड दैट इज नॉन एज इकोनॉमिकल। और फिर द एक्टिविटीज इन विच इनकम इज नॉट क्रिएटेड दैट इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जितने भी एग्जाम्पल बनाए हैं आप उसको लिख देना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपन अपने टॉपिक पे डीप डाउन जाके डिस्कशन करते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्लियर। अब मेन और वुमेन कौन कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करते हैं जनरली, उस पे हम इधर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। विलास और सकल की स्टोरी देखी। विलास और सकल की स्टोरी के अंदर आपको यह पता चला कि सकल के फादर क्या काम करते हैं? खेती का। जबकि मदर क्या काम करती है? हाउस होल्डिंग। फिर आपने विलास की स्टोरी देखी तो मरने से पहले उसके पिताजी क्या काम करते थे? फिशरिंग का। और मदर ऑन द अदर हैंड साइड क्या करती थी? हाउस होल्डिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमन हमेशा हाउस होल्डिंग का ही काम करेगी, लेकिन इधर आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन रहता है। आपको इसकी स्टडी कैसे करनी है? रफ पेपर पे एक तरफ लिखिएगा मैन, एक तरफ लिखिएगा वुमन,
और फिर लिस्ट बनाओ, आपके आसपास की लिस्ट बनाओ, इस चैप्टर की लिस्ट नहीं कि पापा लोग क्या काम करते हैं, अंकल लोग क्या काम करते हैं और मम्मी आंटी सिस्टर ये सब क्या काम करती है। इस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे ना, ये टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा। यही तो है इस टॉपिक के अंदर, और यही सब इस एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। तो ये टॉपिक हम आपको कल डीप डाउन जाके पढ़ाएंगे कि कंट्री के अंदर क्या पैटर्न रहता है, महिलाओं को ज्यादातर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाता है, पुरुषों को कौन से डिपार्टमेंट संभालने होते हैं, क्या पैटर्न बना हुआ है, इसको अच्छे से देखेंगे। पर इसकी आप एक लिस्ट खुद भी तैयार कर सकते हैं, जो आपके आसपास हो रहा है उसको देख के। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, सबसे पहले आपको ये अच्छे से समझाया कि पीपल एक रिसोर्स कैसे बनता है, उसके बाद में इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बारे में डिफरेंस बताया, और फिर इसका हल्का सा ब्रीफ हमने बताया कि मेन और वुमेन किस तरीके की एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो टॉपिक के बचे हुए पोर्शंस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।